हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरा नाम क्या है, सूरज है। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स का। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो केमिकल काइनेटिक्स है ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की। यानी ये क्या है, ये ब्रांच है किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम डील करते हैं, डील विथ, किससे डील होती है, डील होती है कि क्या कहते हैं, रिएक्शन की क्या स्पीड है या रेट है, उससे डील करते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन किस रेट से होगी, क्या उसकी स्पीड होगी, ये हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स के अंदर। तो पहले जो है ना, इसको अलग से नहीं पढ़ा जाता था। पहले इसको जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ लेते थे और ये बोलते थे कि क्या कहते हैं, रेट जैसी कोई चीज नहीं होती, रिएक्शन इसी के अंदर, मतलब उसकी स्पीड के बारे में नहीं पढ़ते थे, खाली थर्मोडायनेमिक्स के इसके बारे में जान लेते थे। हम ये बोलते थे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो इस लेक्चर का काफी इंपॉर्टेंस है। नीट में 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो हर बार ही आते हैं। तो ये बोला जाता था कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, यानी जल्दी हो जाती है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है वो स्लो रिएक्शन होती है। ऐसा बोला जाता था कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी वो बहुत तेज होंगी और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बहुत ही स्लो होंगी। यानी ऐसा क्राइटेरिया था और रिएक्शन की रेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। पर बाई चांस आप पढ़ लिख कर बन गए डॉक्टर, और क्या हुआ, अब आपको जो है ना काइनेटिक्स की नॉलेज ही नहीं है, यानी स्पीड की नॉलेज ही नहीं है। तो आपने क्या करा कि पेशेंट को दवाई दी, क्या करा, पेशेंट को दवाई दी, डोज दिया। अब काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, देखो काइनेटिक्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मान लो आपको कोई पेशेंट को दवाई देनी है और आप उसको रिकमेंड करते हैं कि ये वाली गोली आपको दिन में 3 बार खानी है, और कोई दवाई है मान लो आपने कहा दिन में 2 बार खानी है, और कोई दवाई मान लो आपने कहा दिन में 1 बार खानी है। तो मैं ये बता रहा हूं कि काइनेटिक्स की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो, आपने बोला कि कोई दवाई 3 टाइम खानी है दिन में, और कोई 2 टाइम खानी है, और कोई 1 टाइम खानी है। ये आपने पता कैसे लगाया है सर कि हमें दवाई किस टाइम पे कौन कौन सी खानी है? तो ये आपको पता लगता है कि उस दवाई का हमारे शरीर में कितनी देर तक इंपैक्ट रह सकता है या कितनी देर तक असर रह सकता है, उसके बेस पे बताते हैं। मान लो अगर आपको ये काइनेटिक्स की नॉलेज नहीं होती, जो दवाई आपको दिन में 3 बार खानी थी या 1 बार खानी थी, तो आप गलत कर देते। मान लो कोई दवाई आपको दिन में सिर्फ 1 बार खानी थी, आपने पेशेंट से बोला कि ये दवाई दिन में 3 टाइम खा लेना। जो दवाई उसको 24 आवर में 1 बार खानी थी, आपने उसको क्या कहते हैं 72 आवर में 3 बार खानी थी, उसी को आपने 24 आवर में क्या कहते हैं 3 बार खिला दी, तो ओवरडोज से ही मर जाएगा। तो इस तरह क्या होता है ना कि ये काइनेटिक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि हम क्या कहते हैं पता लगा सके कि कोई दवाई हमारे शरीर में कितनी देर तक काम कर सकती है। सिर्फ दवाई में ही नहीं, आप इसका बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि घर में जो है मम्मियां होती हैं, उनको ही काइनेटिक्स की नॉलेज ज्यादा होती है। कैसे, कोई चीज कितने जल्दी खराब हो जाएगी या कितनी देर में खराब होगी। जैसे कि कहते हैं कि ये वाला आलू जो है ना सुबह का है, तो तुम बाहर जो समोसे खा रहे हो, तो क्या कहते हैं ऐसा करते हैं कि ये दिन का आलू होगा, खराब भी हो सकता है, सब्जी को फ्रिज में रख दो, दूध फट जाएगा इतने घंटे बाद या 3 घंटे बाद। तो ये कैसे पता चला, जब उसकी नॉलेज होगी ना। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम स्पीड पढ़ते हैं। तो आइए केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट, अब पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में। तो आइए केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये क्या लिखोगे, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो कि डील्स करेगी, डील्स विद किसके संग, रेट ऑफ रिएक्शन के संग, पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, यानी कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, अफेक्टिंग इट। तो डेफिनेशन भी हो गई कि आपकी ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो कि डील करेगी रेट ऑफ रिएक्शन से और जो उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर है उनसे। तो अब हमें इस पर पढ़ना होगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमें 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी जो कि बहुत ही जल्दी होती है, बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वेरी फास्ट रिएक्शन से क्या मतलब है सर, ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत ही
तेज गति से हो जाए उसको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल है आयनिक रिएक्शंस। जो ये आयनिक रिएक्शन होते हैं ना, ये बहुत ही फास्ट होती है। आप अपनी आंखों की पलक भी नहीं झपका पाएंगे, उससे पहले ये रिएक्शन हो जाएगी। जैसे 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -16 सेकंड के बीच में रिएक्शन हो गई। यानी जब तक आपने पलक झपकाने की कोशिश करी तब तक ये रिएक्शन जो है हो गई। जैसे कि आपने क्या करा, जैसे रिएक्शन लिया आपने HCl प्लस NaOH, आपने इसका रिएक्शन का रेट पढ़ना चाहा तो आपने ये रिएक्शन लगाई और तुरंत ही क्या बन गया, NaCl प्लस वाटर। यानी आप इस रिएक्शन की रेट पढ़ना चाह रहे थे, जैसे ही आपने आयनिक रिएक्शन जिसमें कोई आपने HCl में NaOH डाला, तुरंत NaCl और वाटर बन गया। यानी ये पलक झपकते ही आपकी क्या कहते हैं रिएक्शन हो गई। तो इस प्रकार की रिएक्शन को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि इस रिएक्शन को पढ़ ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि आप जब तक पलक झपका रहे हो उससे पहले रिएक्शन हो जा रही, तो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। दूसरी रिएक्शन होती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही स्लो होती हैं, जिनको होने में विद इन क्या कहते हैं, बोल सकते हैं आप डेज, मंथ और ईयर भी लग सकते हैं। यानी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसको कराने में कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर से लेके कुछ दिन तक लग सकते हैं, तो इनको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आप कर सकते हो क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या मतलब है, यानी लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक प्रोसेस है जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पर इसको होने में ना बहुत ही समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोहा लेके आए और उसमें तुरंत जंग लग जाए, ऐसा नहीं होता है। जंग लगने में समय लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल स्लो का क्या है, जैसे आपने क्या लिया, कार्बन जो डायमंड होता है, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे कार्बन डायमंड है, वो कार्बन डायमंड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन ग्रेफाइट में। तो कार्बन डायमंड कन्वर्ट होता है कार्बन ग्रेफाइट में। ये रिएक्शन ना बहुत ही स्लो होती है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन को करने में कितना समय लगता है, रूम टेम्परेचर को ये रिएक्शन करने में लगभग 700 साल लग जाते हैं। 700 साल लग जाते हैं। अब इस रिएक्शन को 700 साल लग रहे हैं, मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो इतना समय तो हमारे पास है नहीं। मान लो आज आपने रिएक्शन स्टार्ट करी और आपके बच्चे परपोते होते ये देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी करना है। हमें रिएक्शन तो हमें टाइम से खत्म भी करनी है ना। जैसे कि मान लो आपने क्या कहते हैं अपनी मिसेस को जो है नेकलेस गिफ्ट करा, डायमंड का था, और वो क्या कहते हैं आपने आज उन्हें गिफ्ट किया और वो घर आते ही जो है पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं होता। हीरा जो है सदा के लिए होता है। मतलब अगर आप रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन कराएंगे तो लगभग 700 साल लग जाएंगे। तो ये रिएक्शन पढ़ने में भी दिक्कत होगी। फिर तीसरी प्रकार की रिएक्शन होती है मॉडरेट रिएक्शन। अब ये मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है सर? मॉडरेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसको कराने पे ना तो ज्यादा दिन लगते हैं, महीने लगते हैं, ना साल लगते हैं, ना 10 की पावर -14 से 16 सेकंड लगते हैं। ऐसा नहीं होता। ये या तो कुछ मिनट में हो सकती है, कुछ आवर में हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा डे में हो सकती है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं सालों लग रहे हैं, ये नहीं। मिनट में हो सकती है, आवर्स में हो सकती है, कुछ डे में रिएक्शन हो सकती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो हमारी होती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन लाइक गैसियस रिएक्शन। जो गैसियस रिएक्शन होती है ना, वो ऐसा करने में लेती है टाइम। तो जैसे आपने कोई रिएक्शन ली N2, यहां पे लिख देता हूं, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 गैस। यानी आप ये रिएक्शन क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे करा रहे हो, या इसमें आयरन जो है या मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक के रूप में ले लोगे, तो ये रिएक्शन जो है कुछ ही घंटों में हो जाएगी। तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है मॉडरेट रिएक्शन। इनके बारे में स्टडी करते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, हमें पता भी होना चाहिए कि कोई रिएक्शन कितनी देर में पूरी होगी। जैसे आपने मेंडल का एग्जांपल पढ़ा होगा। अगर मेंडल को ये नॉलेज नहीं होती कि मुझे जो है किसके ऊपर क्रॉस कराना है, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना था? क्योंकि उनको रेट ऑफ रिएक्शन की नॉलेज थी। अगर उनको रेट ऑफ रिएक्शन की नॉलेज नहीं होती तो वो अगर पी का प्लांट ना लेके बरगद का प्लांट ले लेते तो हो सकता है वो रिजल्ट 300 से 400 साल बाद आता। तो इतना थोड़ी समय चाहिए था। या फिर मान लो कछुए के ऊपर पढ़ते तो कछुए के ऊपर जो है अपना रिजल्ट लगाना शुरू करते। आपने गौर किया होगा जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो चूहों के ऊपर होते हैं। क्यों? चूहों का लाइफ स्पैन कम होता है, यानी कम समय में आप जो है ना स्टडी कर सको। तो हम इसलिए मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में ना हम वेरी फास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी आयनिक रिएक्शन इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसमें ना हम वेरी स्लो प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्लो रिएक्शन के बारे में।
इसमें हम पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे वो है मॉडरेट रिएक्शन, जिसको होने में मिनट या आवर से ज्यादा से ज्यादा डे लग सकता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर या गैसेस रिएक्शन होती है वो इसके अंडर में आती है। तब तक आप इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाइए रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर पढ़ लेते हैं। तो ये है आपका टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आप रेट से पता लगा सकते हैं कि ये किसी के टाइम चल रहा है या रिएक्शन होने की टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब टाइम का जो एक अच्छा मेजर कर सकते हैं आप, जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ जो है कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रही है उसको आप पढ़ सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे मान लो कोई रिएक्शन आपने लगाई और उसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस प्रकार से चेंज हो रही है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे कैसे चेंज हो रही है, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिखते कैसे? तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए ये होता क्या है, नोट लगा के लिखोगे। नोट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज in terms of reactant, in terms of reactant and in terms of product। ठीक है, आप रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब सर यहां पे ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन में जो आप ये लिख रहे हो इसमें प्लस माइनस का मतलब क्या है अभी समझ लेते हैं। तो देखो, मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने जो है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए दो इंटरवल पढ़े होंगे। एक होता है जो बड़े टाइम इंटरवल यानी गैप में होता है तो उसको बोलते हैं एवरेज। तो रेट ऑफ रिएक्शन में दो प्रकार के होते हैं, एक होती है एवरेज रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक होती है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक टाइम इंटरवल के बीच में होती है, और जो हमारी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक छोटे से टाइम इंटरवल में होती है, उसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं होता है, यानी विद इन सेकेंड होती है। तो इसके बारे में जानने के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लस माइनस का मतलब क्या है। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था क्योंकि मैंने कई दिनों बाद ये स्टार्ट किया है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरीके से अब लेक्चर आते रहेंगे, थोड़े बड़े आएंगे। पहला लेक्चर जो था इंट्रोडक्टरी था क्योंकि काफी टाइम हो गया था बोर्ड में पढ़ाए हुए। तो मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय।